गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी? क्लास स्टार्ट हुई है? एक बार बताना मुझे। अगर आपकी क्लास शुरू हो गई है तो एक बार बताएंगे। कुछ बच्चे वहाँ जुड़ गए हैं। आशीष, अनुज, मोनू, साइना, अनुज कुमार, मोहम्मद अमन, प्रिंस गुप्ता, मोहित, जिया मोरिया, शिव प्रताप सिंह, रोशन, धुरंधर कुमार यादव, हर्षित, कमल, ओम सिंह, रोशन, शिव प्रताप, मोनू, स्नेहाशीष, सैबल, आध्या, गंगा, अनुज, हर्षित। चलो, बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी तक जो है मेरी आवाज़ साफ साफ पहुँच रही है। आपने मुझे देखना और सुनना शुरू कर दिया है। आज की जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम साउंड को बेटा आज खत्म करना हमने कैसे भी। क्लास 10 तक चले, 10:15 तक चले, 10:30 चले, 9:55 साउंड को आज खत्म करके जाएंगे। फुल एनर्जी के साथ रहना। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप खा पी के मजबूत हो चुके हैं, तो एनर्जी कोई कमी नहीं है, ठीक है। और आज वैसे भी कई दिनों के बाद क्लास हुई है। 15 अगस्त की छुट्टी थी, फिर सैटरडे संडे आ गया, ठीक। तो आज हम शुरुआत करेंगे, लिखेंगे हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स। सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में लिखेंगे पराध्वनिक वस्तुएं। पराध्वनिक वस्तुएं, ठीक है। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, पराध्वनिक वस्तुएं, इसे हमें पढ़ना है बेटा। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो एक हम एग्जांपल लेंगे सुपरसोनिक मिसाइल का। ये मैं एक सुपरसोनिक मिसाइल ले रहा हूं और इसका नाम है ब्रह्मोस। आजकल आपको पता है कि बड़ा न्यूज में इसका नाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत जिक्र हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस दुनिया की जानी मानी बेहतरीन मिसाइल है ब्रह्मोस। अब देखते हैं, हम ये क्लास में समझेंगे कि भाई हम ब्रह्मोस मिसाइल को सुपरसोनिक क्यों कह रहे हैं। हमारे एक मिसाइल को तो सुपरसोनिक नहीं कहते हैं। हम हर एक फाइटर जेट को, हर एक वस्तु को सुपरसोनिक नहीं कहते। तो पराध्वनिक सुपरसोनिक किसे कहा जाता है, ये हमें क्लास में आज डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, पहले हम ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीजल के साथ कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए भाई? मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में ना, कंप्यूटर कोर्स के बारे में मुझे केवल फिजिक्स के बारे में पता है। चलो अब यहाँ जाओ। अब बेटा देखो, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये किन किन कंट्रियों ने मिलकर बनाई है, तो याद रखना ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस ने मिलकर डेवलप की है। ये इंडिया और रशिया का ये जॉइंट वेंचर है, भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ब्रह्मोस मिसाइल जो है बेटा, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? क्वेश्चन आता है बड़ा एग्जाम में कि ब्रह्मोस का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो याद रखना ब्रह्मोस का नाम जो है ना, ये दो नदियों के नाम पे है। कई पेपर में तुम ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मा जी के नाम पे टिक लगा के आ जाओ, तो ब्रह्मोस का नाम रखा गया दो नदियों के नाम पे। बरहा शब्द रखा गया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया गया है। ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया गया है बरहा शब्द। और मोस शब्द दिया गया रशिया की एक नदी है मोस्कवा, उससे। तो यानी कि हमने क्या किया कि ब्रह्मपुत्रा से बरहा शब्द लिया, मोस्कवा से मोस लिया, तो नाम क्या बन गया? बरहा मोस। तो ब्रह्मोस का नाम दो रिवर के नाम पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किन दो कंट्रियों ने मिलकर बनाई है? भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, इन दोनों ने मिलकर बनाई है, ठीक है। मानसी चौहान सबसे पहली क्लास देख कर आओ, हमने बता रखा उसमें है ना, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ठीक। अब ये जो सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस को मैंने सुपरसोनिक क्यों कहा, से बड़े ध्यान समझना। देखो, हम केवल उस मिसाइल को सुपरसोनिक कहते हैं जिस मिसाइल की स्पीड आवाज से भी ज्यादा हो। मैंने कहा हेलो, तो मान लो कि कुछ दूरी पे एक व्यक्ति खड़ा है, मैंने हेलो कहा, मेरे मुंह की आवाज उसके पास पहुंची भी नहीं है, लेकिन उससे पहले जाके मिसाइल लग गई उसके। तो वो मिसाइल जो साउंड से, आवाज से भी तेज चले, ध्वनि से भी तेज चले। देखो, पराध्वनिक का मतलब होता है जो ध्वनि से भी परे हो। जो ध्वनि से भी परे का मतलब है कि ध्वनि से भी तेज चले। तो हर वो मिसाइल, हर वो सुपरसोनिक, हर एक वो फाइटर प्लेन, हर एक वो वस्तु जो साउंड से भी तेज है, वो सुपरसोनिक कहलाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम, एक्चुअली लिखेंगे हम, इफ
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is greater than if speed of an object is greater than speed of sound then it is called supersonic object। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो वह पराध्वनिक वस्तु कहलाती है। तो वह पराध्वनिक वस्तु कहलाती है अगर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो। लेकिन बेटा जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, ये एक आम आदमी वाली डेफिनेशन है, ठीक है। मानसी चौहान आपको कम सुनता है बेटा। मैंने क्या बोला कि सबसे पहली क्लास देखो, मैंने उसमें बता रखा कि किस एग्जाम को कवर होगा किसको नहीं होगा, तो एक बार सुना करो, बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हो, है ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर स्पीड जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो तो सुपरसोनिक कहलाएगी। लेकिन जो बेटा ये डीआरडीओ के जो इंजीनियर हैं जो डेवलप कर रहे हैं इस मिसाइल को, वो ऐसे बात नहीं करते कि ये मिसाइल की स्पीड साउंड से ज्यादा, ध्वनि से ज्यादा, इसलिए सुपरसोनिक। देखो स्पीड नापने का एक तरीका और होता है, जैसे हम स्पीड नापते हैं नॉर्मली मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटे में। स्पीड नापने की चीज, एक यूनिट, एक मात्रक और होता है मैक। तो वो मिसाइल सुपरसोनिक कहलाती है जिसकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो। तो अगर आज के बाद मैं कह दूं कि मिसाइल की स्पीड 4 मैक है, 3 मैक है, 2.5 मैक है, तो यानी कि सुपरसोनिक है। तो मिसाइल की स्पीड अगर 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में है तो सुपरसोनिक कहलाएगी वो। तो यहां पर लिखेंगे, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे, अगर बेटा किसी वस्तु की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे लिखता हम ब्रैकेट में लिखेंगे बी से, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 1.2 and 5 Mach, then it is called supersonic missile. If speed of an object is in between 1.2 and 5 Mach, then it is called supersonic missile. यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो, यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो तो वह पराध्वनिक वस्तु कहलाती है। यानी अगर स्पीड जो है 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में है तो सुपरसोनिक कहलाएगी। तो स्पीड होनी चाहिए 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास ये ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसकी स्पीड है 2.8 मैक। अगर ब्रह्मोस की स्पीड बेटा 2.8 मैक है, यानी कि 1.2 मैक से ज्यादा है, 5 से कम है, यानी 1.2 से 5 के बीच में है, यानी कौन सी मिसाइल है, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं जिनकी स्पीड 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो। ये मैक क्या बोला है, देखो बेटा मैक क्या होता है, अगर मान लो 1 मैक का मतलब होता है अगर किसी वस्तु की स्पीड ध्वनि की चाल के ठीक बराबर है, तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड को हम कह देते हैं 1 मैक, यानी 1 मैक होता है ध्वनि की चाल के बराबर। यानी अगर किसी वस्तु की चाल साउंड की स्पीड के बराबर है तो हम कहेंगे उसकी स्पीड 1 मैक है। अगर आप कभी न्यूज में सुनो कि भारत ने आज एक मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी स्पीड 3 मैक है, तो साथ में न्यूज एंकर ये भी बोलेगा कि इसकी स्पीड 3 मैक का मतलब ये है कि ध्वनि की चाल से 3 गुना तेज चलती है। भाई 1 मैक का मतलब क्या है, ध्वनि की चाल के बराबर। तो 1 मैक है ध्वनि की चाल के बराबर, तो 3 मैक हो गया ध्वनि की चाल से 3 गुना, 2 मैक का हो गया ध्वनि की चाल का साउंड की स्पीड का 2 गुना। तो 1 मैक रिप्रेजेंट करता है साउंड की स्पीड को। तो अगर किसी मिसाइल की स्पीड 4 मैक है तो साउंड से 4 गुना तेज चल रही है, 4 गुना तेज, ठीक है। तो 1 मैक का मतलब है ध्वनि की चाल के बराबर चलना। तो मान लो एक पत्थर मैंने फेंका, वो पत्थर ठीक साउंड के स्पीड से चल रहा है, तो अगर कोई पत्थर साउंड की स्पीड चले उसकी स्पीड 1 मैक, अगर वो साउंड की स्पीड से दुगनी रफ्तार से चले तो उसकी स्पीड 2 मैक। अच्छा, अगर किसी मिसाइल की स्पीड जो है अगर वो 5 मैक से भी ज्यादा हो जाए, अगर किसी वस्तु की चाल को मैं लिख रहा हूं v से, अगर किसी वस्तु की जो चाल है v,
अगर ये बेटा 5 मैक से भी ज्यादा हो जाए तो ऐसी मिसाइल हमारी कहलाती हैं हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक कहलाएंगी। तो हाइपरसोनिक होती है जिनकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो। अभी आपने सुना होगा ये इजराइल का और जो ईरान का युद्ध हुआ था उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़ा जिक्र हुआ था, बहुत जिक्र किया गया। ईरान ने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ दी। हाइपरसोनिक मिसाइल वो इनकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है। और इनके साथ दिक्कत ये है, या बढ़िया बात ये है कि ये मिसाइलों के खिलाफ कोई डिफेंस सिस्टम अभी बना नहीं है। ऐसा कोई वर्ल्ड में डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रास्ते में काट दे। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है कि इतनी स्पीड से अगर मिसाइल आ रही हो और वो अपने डायरेक्शन को हल्का सा भी चेंज कर दे तो जो मिसाइल उसे काटने के लिए छोड़ी गई है वो उतना तेजी के साथ डायरेक्शन बदल नहीं पाएगी। तो ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम अभी तक बना ही नहीं है। तो अगर स्पीड 5 मैक से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक, अगर स्पीड 1.2 से 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक। और आपको सुन के बढ़िया लगेगा कि भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक तो बड़ी सटीक है, ये बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास, जमीन से छोड़ सकते हो इसे, फाइटर जेट से छोड़ सकते हो, समुद्र के ऊपर से भी छोड़ सकते हो, हर जगह से। अभी हम इसे और डेवलप कर रहे हैं। अभी हम जो इसकी स्पीड है वो इसे 5 मैक से ज्यादा करके इसे हम हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने पे काम कर रहे हैं। एक दो इसका मॉडल टाइप का तो बन भी गया है, अभी इसका फैक्ट्री में बड़े स्केल पे इसका उत्पादन होना शुरू होगा। तो बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, वो भेल में उसका दोस्त एक आया है, उसकी कहीं पे फिर वहाँ 5 साल के लिए जॉब थी उसकी, अभी उसकी जॉब लग गई कहीं माइंस में। तो बता रहा था कि हमारे यहाँ इस समय इतना काम चल रहा है भेल वगैरह में कि जो क्लस्टर बम, अभी आपने सुना ना वो बस्टर बम थे शायद, क्लस्टर बम कौन से बम थे जो अमेरिका ने छोड़े थे ना भी ईरान पे, कि वो उसके अंडरग्राउंड उसके वो जो न्यूक्लियर वाला खत्म करने के लिए, कि जो मतलब कि जो अपने अंडरग्राउंड को अगर टनल है उसे भी खत्म कर दे, बंकर है उसे भी खत्म कर दें। तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं बहुत स्पीड से। भारत में समय डिफेंस के ऊपर और खासतौर से मेक इन इंडिया चीजों बनाने में बड़ा काम हो रहा है, जिनमें कि हम ये तो हम रशिया के साथ पहले से बना ही रहे हैं। इसकी स्पीड को हम 5 मैक से ज्यादा कर रहे हैं, ब्रह्मोस का और ज्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं। यूपी में भी इसका एक ब्रह्मोस मिसाइल का भी एक आपने सुना होगा एक फैक्ट्री लगी है। तो डिफेंस में वही है कि ये हथियार हम इसलिए ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा इकट्ठे करते हैं ताकि युद्ध ना हो। क्योंकि अगर आपके पास सारे साजो सामान रहेगा तो सामने वाला लड़ेगा नहीं। ये इसलिए नहीं कि दूसरे से लड़ाई करने के लिए नहीं है, ये डिटरेंस पैदा करने के लिए कि सामने वाले की हिम्मत ना हो। भाई अगर आपके मान लो सड़क पर जा रहे हैं और आपकी बाइक या आपकी साइकिल किसी तगड़े से बंदे से टकरा जाए तो आपने देखा आपकी टोन कैसी होती है, भाई साहब देख के चलो यार, ऐसे मत करो, आपकी टोन ये होगी। लेकिन एक कमजोर आदमी से अगर आपको टक्कर लग जाए आपकी टोन कैसी होगी, अरे कान पे मारूंगा 4 अभी, देख के नहीं चल रहा। तो आपकी टोन बदल जाती है। अगर आप थोड़े बदतमीज किस्म के भी हुए तो हो सकता है कि आप उसे का थप्पड़ भी मार दो। लेकिन अगर सामने वाला ऐसा है 6.25 फीट का है, जिम में जाके बॉडी बना रखी है, तो आप बस हंस के निकल जा रहे भाई साहब थोड़ा देख के चल लिया करो यार, मारोगे क्या। तो ये है चीज, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड अगर 5 मैक से ज्यादा हो जाए तो कौन सी कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी हाइपरसोनिक। तो वो मिसाइल है जिनकी स्पीड 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में वो सुपरसोनिक है। स्पीड अगर 5 मैक से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि हाँ 1 मैक से कम भी हो सकती है। अगर किसी मिसाइल की स्पीड अगर 0.8 मैक से भी कम हो तो हम कहते हैं सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक की स्पीड होती है 0.8 मैक से भी कम। अगर एक मिसाइल की स्पीड 0.8 से लेके 1.2 मैक के बीच में हो जाए तो कहलाती है ट्राइसोनिक। ये हालांकि ट्राइसोनिक सबसोनिक आपसे कोई पूछेगा नहीं, अपने ज्ञान के लिए लिखना चाह रहे हो तो बात अलग है। आपसे पूछेगा या तो सुपरसोनिक पूछेगा या आजकल के हिसाब से हाइपरसोनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मैक से ज्यादा स्पीड है तो हाइपरसोनिक, 0.8 मैक से कम है तो सबसोनिक, और 0.8 से 1.2 के बीच में है तो ट्राइसोनिक, ठीक है। चलो अभी हमारे पास बेटा सुपरसोनिक की कुछ बात हुई। अगर आपने पढ़ ही लिया है तो एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं, ये करना। और जो बच्चा क्लास में टाइम से नहीं आता भाई वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत लिखा करो, ठीक है। एक लिखा है कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1, वह पिंड जिसकी चाल 1 मैक संख्या से अधिक है उसे हम क्या कहेंगे। देखो अगर 1 मैक से ज्यादा स्पीड है यानी कि उसकी स्पीड साउंड से ज्यादा है, ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारे पास सुपरसोनिक। सबसोनिक की स्पीड तो आपको पता ही है, सबसोनिक की जो स्पीड है वो तो 0.8 मैक से भी कम होती है, तो नहीं हो सकता। और 1 मैक जो होता है बेटा अगर आप इसे नंबर में लिखना चाहो ना तो 1 मैक जो है
ये होता है 340.29 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो एक मैक है 340.29 मीटर पर सेकंड के बराबर, तो 300 भी गलत हो गया और 10 भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए ऑप्शन। तो जो बच्चा ए लिख रहा है उसका ठीक है, और जो दिमाग से पैदल है बच्चा ये जय हिंद मास्टर जी, जय हिंद मास्टर जी, वो अपनी हरकतें पागल वाली बंद करे क्लास में, ठीक है। टाइम से आया करो क्लास में, अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत करना है तो टाइम पास करने मत आया करो भाई क्लास में। टाइम पास करने के लिए कोई दोस्त गली में ढूंढ लो जो तुम्हारे तरह खाली हो। अब यहां पे लिखेंगे हम एको, प्रतिध्वनि। आग लोग इधर आएंगे क्लास में, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पढ़ना लिखना एक पैसे का नहीं है, और फिर बोलेंगे बाद में हमारी किस्मत खराब है। फिर हमारे पास बहाने भी तो बहुत सारे हैं। मैंने हो सकता आपको पहले बताया हो भारतीय समाज के साथ दिक्कत क्या है, मेहनत 2 पैसे की नहीं करनी है, और बहाने हमारे पास 1000 हैं। ताई ने कुछ करवा दिया है, पड़ोसी हमारे देख के जलते हैं, नजर लग गई है, इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, पेपर वाले दिन पेट में दर्द हो जाता है इसके, उसकी तैयारी पूरी नहीं है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है उसके, घर वालों को पता ही नहीं बेचारों को। अब यहां पर आए, एक लिखा मैंने एको, प्रतिध्वनि। देखो इसे आप इको, एको जो भी कहना चाहो आपकी मर्जी है, सही प्रोनाउंसिएशन एको है, इको कह लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखो तो बेटे इको क्या है, जैसे मान लो कि आप नहीं, टेक्निकली 1.2 से ऊपर वाली सुपरसोनिक कहलाएगी। साउंड से जिसकी स्पीड से सुपरसोनिक हम क्या देते हैं, वो केवल एक लोकल लैंग्वेज है। तो 1.1 वाली ट्राइसोनिक है, वो सुपरसोनिक नहीं है। 0.8 से 1.2 के बीच वाली ट्राइसोनिक, सुपरसोनिक है 1.2 से 5 मैक के बीच वाली, ठीक है। अच्छा अब देखो इको, देखो क्या है, जैसे मान लो कि आप कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए, आपने एक चीज देखी होगी, आपने वहां पे बोला हेलो, तो आप केवल रिपीट करते हैं ना, पहाड़ों में ऐसा होता है, हेलो 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 हेलो, 1 1 1 1 2 2 2 2। तो जो आपकी आवाज रिपीट करती है, ये इस रिपीटेशन ऑफ साउंड को, ध्वनि की पुनरावृत्ति को, जो साउंड आपको रिपीट कर रहा है, इसे बेटा हम कहते हैं एको, प्रतिध्वनि। जैसे कई बार गांव में नहीं होता, कुएं के अंदर हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं ओए, अंदर से आवाज आती है ओए। आपने बोला एक बार और आपको रिपीटेड साउंड सुना, तो जो रिपीटेशन साउंड है, साउंड का रिपीट करना, इसे हम कहते हैं इको, इसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि, रिपीटेशन ऑफ साउंड। अच्छा दूसरी चीज, अब ये जो इको है, आपको कहे सर ये इको जो है प्रतिध्वनि, ये हमें कब सुनाई देगी? अभी आप इस कमरे में लगातार बोल रहे हैं, यहां तो इको नहीं बन रही। हम अपने घर में डेली बातचीत करते हैं, इको नहीं बन रही। भाई एक काम करते हैं, पहले ना ये कमेंट बॉक्स हटाते हैं सामने से, कुछ तो इतने बुद्धिहीन है, उन्हें कुछ भी कह दो, है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो तुम्हारा बेटा मन करे कमेंट करो पूरा छक्के, गाली वाली बकनी वो भी बक दो, मन की इच्छा है तुम्हारी निकलनी चाहिए ना, गुब्बार निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या नहीं, हमने कमेंट हटा दिए, जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा हम लगा देंगे। आधों को इतनी क्लास लेने की तमीज नहीं है कि मास्टर कोई चीज लगातार बोल रहा है, उनकी अलग कमेंट्री चल रही है, क्लास में टाइम से आएंगे नहीं, 9 बजे वाली क्लास में 9:15 बजे आकर नमस्कार सर, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, एक अपना लगा हुआ है, एक और कोई दूसरा आ गया, कंप्यूटर कोर्स बता दो, कंप्यूटर कोर्स बता दो। आप पूरा करो जो आपका मन करे, इच्छा करे। अच्छा अब आप कहेंगे सर इको जो है वो हमें अपने घर में तो सुनती नहीं है, ये हर जगह क्यों नहीं बनती? देखो इको की कुछ कंडीशन है। अगर आपको अपनी इको प्रतिध्वनि सुननी है ना, आपको ऐसी जगह खड़ा होना पड़ेगा जहां आपके आसपास कोई दीवार हो, कोई पहाड़ी हो, मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे साउंड टकरा के वापस आए। भाई इको में जो आपको बाद में साउंड सुनता है वो रिफ्लेक्टेड, परावर्तित साउंड होता है। मैंने कहा हेलो, ये तो हेलो बोला ही मैंने, हेलो, ये हेलो दीवार पर टक्कर मार के वापस आएगी, फिर अलग से सुनेगी हेलो, या कुएं की तली पर टकरा के वापस आएगी, अलग से सुनेगी हेलो, या पहाड़ी से टकरा के वापस आएगी हेलो। तो इको सुनने के लिए एक तो आपके आसपास कोई दीवार, पहाड़ी, कुएं की तली होनी चाहिए। आपको सर दीवार तो हमारे आसपास है ही, घर में हमारे बनाए तो दीवार तो है ही। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको इको सुननी है तो आपके और दीवार के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। घर में क्या होते हैं, कर्टेन होते हैं, पर्दे होते हैं, सामान रखा है, हमने बोला हेलो, तो जो साउंड निकलेगा वो दीवार पे पहुंचने से पहले ही बहुत सारी चीजों पे टकराएगा, वो चीजें एब्जॉर्ब कर लेंगी, रास्ते में अवशोषित कर लेंगी। जो थोड़ा बहुत टकरा के वापस आएगा फिर वापस एब्जॉर्ब कर लेंगी। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, हमारे घर में अभी मेरे सामने एक दीवार है, बिल्कुल प्लेन दीवार है, कपड़ा भी टंगा नहीं उसमें, तो
तब भी को नहीं सुन रही, कुछ रास्ते में एब्जॉर्ब करने के लिए भी नहीं है, तब भी तो नहीं सुन रही। एक लास्ट कंडीशन हो रही है जो पेपर में आती है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी इको सुननी है, अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, तो आपके अपने सामने कोई दीवार होनी चाहिए, कोई पहाड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप उस पहाड़ी से कुछ दूर खड़े होने चाहिए। ये नहीं कि जाके दीवार के पास ऐसे कर रहे हैं हेलो, तो इको नहीं सुनेगी। इको सुनने के लिए आपकी दीवार से कुछ दूरी होनी चाहिए, और वो दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर के आसपास की। अब घर में दिक्कत क्या है कि दीवारें 2-4-5 मीटर दूरी है, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा परावर्तक, ऐसा रिफ्लेक्टर, यानी कि ऐसी दीवार, ऐसी पहाड़ी, ऐसी कुएं की तली है जो कम से कम 17 मीटर दूर तो है ही, तो वहां पे आपको इको सुनाई देगी। तो हर कुएं के अंदर इको नहीं सुनती। आपने बोला हेलो, अंदर से आवाज हेलो वापस तभी आएगी अगर वो कुआं कम से कम 17 मीटर गहरा तो हो ही। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इको सुनने के लिए किसी परावर्तक से, किसी रिफ्लेक्टर से कम कितना दूर खड़ा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 17 मीटर के आसपास। वो 17 मीटर के आसपास ही क्यों है, उस पर भी मैं भी आऊंगा। पहले यहां पे लिखेंगे हम फॉर एको मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.15 मीटर, 17.15 मीटर between, for echo minimum distance should be 17.15 meter between reflector and listener। हिंदी में लिखेंगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता के बीच, परावर्तक और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता, श्रोता नहीं कि सुनने वाला, लिसनर, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, 17.15 मीटर। ठीक है, 17.15। जरूरी नहीं कि पेपर में आपको 17.15 लिखा मिले, 17 लगभग 17 मीटर लिखा मिल सकता है, 17.2 लिखा मिल सकता है, 16.6 लिखा मिल सकता है, और अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। उसकी वजह क्या पता चल जाएगा अभी आपको। यहां आ जाओ कि ये वैल्यू आई कहां से। ये बेटा मान लो कि एक दीवार है, ठीक, और इस दीवार के सामने मान लो कि ये कोई बच्चा हमारी क्लास में खड़ा है। ये अब इसका मन करा कि गुरुजी ने बताया था, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। अब इसने बोला हेलो, हेलो जैक, हेलो 1 2 3 हेलो। ये हेलो गई दीवार तक, टकरा के वापस आई, कहां पहुंच गई, कान में। अब ये चाह रहा है कि जो इसने हेलो बोली वो तो इसे सुनेगी सुनेगी, हेलो सुनेगी तो, लेकिन जो हेलो टकरा के वापस आई वो बिल्कुल अलग सुने, यानी माहौल ऐसा बने हेलो हेलो ऐसे। अब सबसे पहले आप ये समझो कि आपको दो शब्द अलग अलग सुनते कब हैं। मैंने कहा क्लास में 1 2, दोनों शब्द आपको अलग सुन रहे हैं। ए बी जे पी एक्स एन ओ, हर शब्द अलग अलग सुन रहा है। तो आपको दो शब्द अलग अलग तब सुनते हैं जब इन्हें आराम आराम से बोलूं मैं। आपको सर आराम आराम से का क्या मतलब है, आप तो भी लगातार बोले जा रहे हो तब भी हर एक शब्द अलग ही सुन रहा है। आराम आराम से का मतलब यह है कि दो शब्द आपको अलग अलग तभी सुनाई देंगे अगर उन दोनों शब्दों के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। अभी मैं लगातार भी बोल रहा हूं ना, तो मेरा होठ खुल रहे हैं, जीभ उठ रही है, बैठ रही है, तो हर बार ऑटोमेटिकली दो शब्दों के बीच में इतना गैप बन रहा है 0.1 सेकंड। तो ये सेकंड का भी 10वां हिस्सा है। मैं 1 सेकंड के अंदर कौन सा 10 शब्द बोल दे रहा हूं, 2-3 शब्द ही बोल पा रहा हूं 1 सेकंड में, तो आपको अलग अलग सुनेंगे। अब आप कहोगे सर दो शब्दों को अलग अलग सुनने के लिए उनके बीच में इतना ही गैप क्यों होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई आप आवाज सुनते हैं ना, उस आवाज का प्रभाव आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके कान के पर्दे पर 0.1 सेकंड तक रहता है। मैंने कहा 1, तो ये 0.1 सेकंड तक आपके कान के पर्दे पर घूमता रहेगा।
0.1 सेकंड से पहले अगर मैंने दूसरा शब्द बोल दिया तो पहले शब्द का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा और आ गया, तो आपस में मर्ज हो जाएंगे, अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने बहुत स्पीड से बोलूंगा और आप शब्दों को अलग अलग समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी 1 2 3 1 2 3 आप कहेंगे सर रेल नहीं छूट रही, आराम आराम से बोलो। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना स्पीड से बोला कि दो शब्दों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप पैदा ही नहीं कर पाया, इसलिए आपने कहा जी रेल छूट रही है क्या, आराम से बोलो, तो इसलिए आपको अलग अलग नहीं सुनाई दिए। तो आपको देखो दीवार से दूर खड़े होने से फायदा क्या होगा, आपने बोला हेलो, ये हेलो दीवार तक गई और जो टकरा के वापस आएगी, तो जो गई और जो टकरा के वापस आई उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप बन जाएगा। अब यानी कि मुझे दोनों हेलो अलग अलग सुननी है, तो इनके बीच में कितना गैप रखना पड़ेगा, 0.1 सेकंड का। अच्छा, साउंड की स्पीड कितनी होती है हवा में, 343 मीटर पर सेकंड। मैं 22 डिग्री टेम्परेचर पे ले रहा हूं, कोई टीचर 332 ले लेते हैं 0 डिग्री पर, तो इसलिए सबकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो मैंने 22 डिग्री पर लिया 343। अब बेटा स्पीड भी है मेरे पास साउंड की, मेरे पास टाइम भी है कि दोनों साउंड के बीच में कितना गैप है, 0.1 सेकंड का। तो इस गैप में साउंड कितनी दूरी तय करेगा, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो साउंड की चाल कितनी है 343, टाइम कितना 0.1 सेकंड, तो 34.3 मीटर आ गया। यानी कि अगर आपको अपनी इको सुननी है तो साउंड को जाने में और टकरा के वापस आने में 34.3 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। बेटा ये दूरी जो है ना साउंड की जाने की है प्लस आने की, मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, तो उसे मान लो x है वो, तो दीवार तक की दूरी क्या होगी, टोटल दूरी का आधा कर दो, तो 34.3 का आधा करेंगे तो 17.15 मीटर आ जाएगा। यानी अगर आपको अपनी इको सुननी है, अगर आपको अपनी इको सुननी है, मैं इधर लिख देता हूं इसे, अगर आपको अपनी इको सुननी है तो बेटा आपकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 17.15 मीटर की होनी चाहिए, 17.15 मीटर की। देखो इको वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, इको तभी सुनेगी साउंड दीवार तक जाए टकरा के वापस आए। इको वाले केस में हमेशा दूरी आती है जाने प्लस आने की। अगर आपको दीवार तक की दूरी निकालनी है ना, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी उसका आधा कर देना, तो दीवार तक की दूरी बन जाएगी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं क्या, किसी भी साउंड का प्रभाव हमारे कान के पर्दे पर कितने समय तक रहता है, 0.1 सेकंड तक। दोनों आवाजों, दो शब्दों को अलग अलग सुनना है, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। अगर मुझे इको सुननी है तो दीवार से कम कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा, 17.15 मीटर। यहां तक की बात समझ में आई तो बताओ मुझे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं अभी पीडीएफ से। यहां तक की बात क्लियर है क्या, बताओ एक बार, कमेंट लगा देते हैं हम सामने। एक बच्चा कह रहा है मैंने 20 कमेंट कर लिए हैं, आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, एसएससीजीडी हो जाएगा क्या। मैंने भी 4 बार बता दिया है कि सबसे पहली वाली क्लास देखो, मैंने बता रखा है कि एसएससीजीडी होगा कि नहीं होगा। अब पता नहीं आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब अगर मैं बता भी दूंगा तो मेरी आवाज तो आप तक पहुंच ही नहीं रही है, या आप सुनना नहीं चाह रहे हो, या पता नहीं क्या वजह है। नहीं, टीपीओ असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए आरती यादव नहीं है सफिशिएंट। ये वाला चैप्टर भले सफिशिएंट है, पूरा कोर्स सफिशिएंट नहीं है। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में तो 25 नंबर का साइंस आता है, वहां बिल्कुल अलग गेम है। ये क्वेश्चन करना भाई, क्वेश्चन नंबर 34 करो, 34। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। आपके आईडी पर टेस्ट नहीं चल रहा है तो सुबह 10 बजे के बाद कॉल सेंटर पे फोन करना, वो आपको सही जानकारी देंगे। हाँ 22 डिग्री लिखा है ब्रैकेट में। इसे लिखा है, एक मजबूत कंक्रीट की दीवार के पास एक व्यक्ति धातु की घंटी बजाता है। एक मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाते हैं पहले, मजबूत, जैसा क्वेश्चन में कहा हमने वैसा मान लिया। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बजाई घंटी। घंटी कैसे बनाया भाई, मान लो कुछ ऐसे घंटी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक मजबूत कंक्रीट की दीवार के पास एक व्यक्ति धातु की घंटी बजाता है, वह 0.3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनता है। बेटा प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी से, कि साउंड दीवार तक गया, जो घंटी की आवाज है टन, फिर टकरा के वापस आई टन। तो कह रहा है कि इसे जो इको सुनाई दी, जो प्रतिध्वनि सुनाई दी, वो 0.3 सेकंड के बाद सुनाई दी। तो बेटा कितने समय के बाद सुनी, 0.3 सेकंड के बाद। कह रहा है यदि ध्वनि 340 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, जो चाल वो देगा क्वेश्चन में वही माननी है। तो ध्वनि की चाल मान ली 340 मीटर पर सेकंड,
तो कह रहा है हमारे से, तो दीवार उससे कितना दूर है, दीवार तक की दूरी निकालनी है। तो बेटा दूरी निकाल लो, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 340, समय कितना लगा 0.3 सेकंड का। तो सोल्व करेंगे, पॉइंट से गया 0, कितना जाएगा 102 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पेपर में 102 पर टिके लगा देंगे, जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको प्रतिध्वनि इको शब्द दिखाई दे तो याद रखना इको में हमेशा दूरी आती है जाने और आने की। तो बेटा दीवार, घंटी की आवाज दीवार तक गई और टकरा के वापस आई, तो इको में आती है दूरी जाने और आने की। भाई इको सुनेगी कब, कि साउंड जो टन की आवाज आई वो तो सुनेगी, जो टकरा के वापस आई वो अलग से सुने। तो इको वाले केस में हमेशा दूरी जाने और आने की आती है। मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, तो इसे x मान लो। तो x कितना हो जाएगा d/2 यानी कि 51 मीटर। तो अगर आपका आंसर मेरे बताने से पहले 51 मीटर आया है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने 102 पे टिक लगा दिया यानी कि मामला हो गया गलत, 51। ऐसा क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत रिपीट होता है ये। और वो जान पूछ के एक ऑप्शन जो है ना ये जरूर रखेगा वो, क्योंकि बच्चा क्या करता है दूरी निकाल लेगा, स्पीड देखेगा, साउंड की स्पीड कितनी है, टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय से दूरी निकाल लेगा, पर वो आधी करना भूल जाता है बहुत बार। तो प्रतिध्वनि वाले केस में जो भी दूरी है उसका आधा कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दो भैया, अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल होना चाहिए। टू हियर डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो इनके बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हमने डायरेक्ट पढ़ा भी क्लास में, तो उसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, 0.1 सेकंड। देखो ये मैंने अभी आपको बताया था, कह रहा है कि व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है बेटा, ध्वनि की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीट कर रहा साउंड, हेलो हेलो हेलो, 1 1 1 2 2 2, इसे हम क्या कहते हैं, इको, प्रतिध्वनि, ठीक है। ये सब हमने डायरेक्ट आपको बता दिया, तो इसमें हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, इसलिए फटाफट आंसर दे रहा हूं इसके, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार किसके कारण सुना जा सकता है, इकोज मे बी हर्ड मोर देन वन। इको सुनती है ना, हेलो, एक से अधिक बार क्यों सुनती है, अंकित, तनु, देवव्रत तिवारी, दया, अनिंद्या, सुंदर बनर्जी, समीक, सली, अर्थव, छवि, करीना, प्रदीप पटेल, अंशु, राधिका, शिव प्रताप, स्वीटी कुमारी, सृष्टि, ये बच्चे बढ़िया आंसर दे रहे हैं, अंकुश चौधरी बहुत बढ़िया, सोनू बढ़िया भाई बढ़िया। इसे बेटा क्या होता है, इको में सुनते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, परावर्तन की वजह से, ये साउंड परावर्तित होकर आता है, दीवार से टकरा के वापस आता है, ठीक। अब बेटा जो मैंने आपको इको बताया है प्रतिध्वनि, इसी के जैसे शब्द और है जो कंफ्यूज करता हमें, वो है रिवर्बरेशन, इसे हम कहते हैं गूंज। शायद इसे हिंदी में एक नाम और है इसका, अनुरगण, ऐसे कुछ करके एक नाम और है, अनुरगण ऐसे कुछ करके एक नाम और है। ये गूंज पे ध्यान देना आप, हिंदी वाले और किसी को पता हो तो लिख देना भाई एक बार, है ना, ठीक है। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको इको बताया, प्रतिध्वनि, साउंड का रिपीट होना, बहुत सारे बच्चे लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि आवाज गूंज रही है। बेटा आवाज का गूंजना अलग चीज है, प्रतिध्वनि इको क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट करना, पुनरावृत्ति, 1 1 1 1 1। गूंज पता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, मान लो कि आप कोई मकान देखने गए, किराए पर अगर आप रहते हैं, कोई मकान देखने गए या आप कोई मकान खरीदने के लिए गए, तो मकान बिल्कुल खाली पड़ा है, तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर बिल्कुल खाली कमरा हो, बिल्कुल खाली मकान हो, उसके अंदर बोल के देखना आवाज गूंज क्या आएगी। आपने कहा हेलो, वहां पे आवाज हेलो नहीं सुनेगी, पता क्या सुनेगा, हेलो, हेलो सुनेगी तो एक ही बार, पर ऐसा लगेगा कि बहुत देर तक हेलो हवा में ठहरी हुई है, ओए हाँ भाई क्या कर रहे हो, ऐसा होता है ना, खाली मकानों में, खंडर में लगता है कि शब्द खत्म ही नहीं हो रहा। तो खाली मकानों में जो हमारी आवाज जो है बहुत देर तक लगता है कि हवा में ठहर गई है, परसिस्ट कर रही है, यानी कि हवा में बहुत देर तक रुकी हुई सी लगती है, उसे हम कहते हैं आवाज का गूंजना।
अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि, एक मिनट रुको भाई, फिर से कमेंट हटाने पड़ेंगे। देखो मान लो कि एक छोटा कमरा है, इसकी दीवारें 17 मीटर दूर तो है नहीं, तो आपको इको तो सुन नहीं सकती, प्रतिध्वनि तो सुनेगी नहीं। लेकिन अगर कमरा छोटा बिल्कुल खाली है, आपने कहा हेलो, तो पता क्या होगा, जो आपने हेलो बोली ये इस वाली दीवार से टकरा के वापस आएगी, इस वाली दीवार से भी टकरा के वापस आएगी, इधर से भी आएगी, ऊपर से भी आएगी, नीचे से भी आएगी, तो सारी की सारी हेलो आपस में मर्ज हो जाएंगी, तो बहुत देर तक साउंड हवा में रहेगा हेलो। अब इस गूंज से बचने के लिए हम घर में क्या करते हैं, हमारी मम्मी घर में कर्टेन पर्दे लगा के रखती हैं। हमारे घर में जो कर्टेन लगे हुए हैं, अगर बड़ा सा होल आपके घर में है तो नीचे कारपेट भी बिछा देंगी। इन सब का काम गूंज को एब्जॉर्ब करना है। मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से जो साउंड निकलेगा ना, वो टकराएगा कपड़ों के ऊपर, वो टकराएगा कर्टेन पर्दे के ऊपर, और ये सब उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो साउंड वापस आकर पहले वाले साउंड में मिलकर आवाज को बहुत देर तक टिका के नहीं रखेगा हवा में। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि गूंज से बचने के लिए थिएटर जो होते हैं, बड़े बड़े जो हॉल होते हैं थिएटर, उनमें क्या करते हैं बेटा, जो बड़े बड़े थिएटर है वहां तो बहुत आवाज गूंज सकती है, तो क्या करते हैं वहां पे एक तो कर्टेन पर्दे लगा के रखते हैं, वो चेयर भी ऐसी यूज करते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो जो थिएटर की दीवारें होती हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं और उनके अंदर बारीक बारीक छेद होते हैं। अगर लकड़ी की दीवारें उनके अंदर आप बारीक बारीक छेद कर लो, तो जैसे साउंड जब निकल के टकराएगा ना दीवार पे, तो इन छेद के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, टकरा के वापस नहीं आएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाते हैं। ऑप्शन लिखा होगा, थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाते हैं ताकि सस्ता पड़े, कभी थिएटर टूट जाए तो लोगों को कम चोट लगे, ऐसे फर्जी ऑप्शन लिखे होंगे। एक लिखा होगा कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाते हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें, ताकि बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई दे। तो यहां पर लिखेंगे द वॉल्स ऑफ थिएटर, द वॉल्स ऑफ थिएटर, the walls of theater are made of wood, are made of wood so that reverberation, so that reverberation can be absorbed। थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, थिएटर की दीवारें, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सकें, ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सकें। ठीक है, तो थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाते हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज लिखेंगे यहां पे हम, सोनार। इसका मैंने पहले बहुत हल्का सा जिक्र किया था लास्ट क्लास में, आज इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे हम, सोनार सिस्टम के बारे में। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर अंडर वाटर, पानी के अंदर किसी वस्तु की लोकेशन का पता करना हो तो यूज किया जाता है सोनार सिस्टम। ये बड़े बड़े पानी के जहाजों पे लगा होता है, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सोनार में हम अल्ट्रासोनिक वेव, परासर्वे तरंगे यूज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है। बताया था ना कि बैट चमगादड़ यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का, डॉल्फिन चमगादड़ भी यूज करती है, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी में, सोनोग्राफी में यूज करते हैं इनका, सोनार सिस्टम भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक वेव निकलेंगी, इस समुद्र की तली पर टकराएंगी और टकरा के आएंगी वापस। तो जैसे बेटा अभी हमने क्या किया था कि जैसे हमने अभी यहां से घंटी से आवाज निकली और दीवार पर टकरा के वापस आई, तो हमने दीवार तक की दूरी निकाली थी ना, 51 मीटर है। वैसे ही सोनार भी काम करता है कि वेव गई, टकरा के वापस आई, कितने समय के बाद वापस आई, कितनी स्पीड है, उस आधार पर समुद्र की गहराई बता देगा। तो समुद्र की गहराई नापनी हो, या समुद्र के अंदर कोई दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं घूम रही है, समुद्र के अंदर कोई आइसबर्ग तो नहीं है, समुद्र के अंदर कोई टूटा हुआ जहाज तो नहीं पड़ा हुआ है, यानी अंडर वाटर पेपर में कुछ भी पूछ ले कि पानी के अंदर किसी भी वस्तु की लोकेशन के बारे में पूछ ले, तो हम बताएंगे किसका यूज करते हैं हम, सोनार सिस्टम का। तो इसका यूज लिखेंगे हम, इसका यूज किया जाता है टू फाइंड
सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में। सेकंड, टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। तीसरा, टू फाइंड एनिमी सबमरीन, तीसरा लिखेंगे टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। रैक यानी कि टूटे हुए, खराब। टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे। टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करना। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी का पता करना, दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाना। टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाना। समुद्र के अंदर पड़े टूटे या खराब तबाह जहाजों का, टूटे जहाजों का पता लगाना। बाकी ऊपर वाले आसान है, समुद्र की गहराई और सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। एक क्वेश्चन आता है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है SONAR। तो सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि सोनार के अंदर हम किस वेव का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का, परासरवे तरंगों का। अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इनकी फुल फॉर्म है। ठीक है। पनडुब्बी क्या होती है? सबमरीन पनडुब्बी नहीं पता तुम्हें? पनडुब्बी एक ऐसा एक उपकरण या ऐसे एक मशीन जो पानी के अंदर चलती है, अंडर वाटर चलती है, जो नेवी वाले यूज करते हैं। AWTPO के लिए साइंस कहां से तैयार करें? साइंस स्पेशल बैच ले लो उसके लिए आप, है ना, उससे हो पाएगी। फैथोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज होता है। अगर समुद्र गहराई नापने के लिए पूछे, अगर सोनार नहीं लिखा मिला तो फैथोमीटर लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है। अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप सभी से, इनका आपको देना गोली की रफ्तार से आंसर। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको मिलेंगे 10 सेकंड, और 10 सेकंड से ज्यादा मिलने भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन देखकर समझ भी जाओगे कि उससे ज्यादा समय मिल रहा है नहीं कि टाइम खराब करने वाली बात है। ये बात अभी हमने जस्ट डायरेक्ट पढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो, इसके अंदर पूरी की पूरी बात है जो मैंने अभी बताया है। साइंस स्पेशल बैच ले लो भाई, कोई साइंस स्पेशल हो या रेलवे स्पेशल बैच हो वो ले लेना। इसमें लिखा हुआ है कि समुद्र गहराई को मापने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि समुद्र गहराई नापनी हो, पानी के अंदर पहाड़ी, घाटी, पनडुब्बी कुछ भी पता करना हो तो किसका यूज करते हैं हम? सोनार का। तो 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि सोनार किस सिद्धांत पे काम करता है? सोनार काम करता है इको के सिद्धांत पे, कि मान लो ये समुद्र है, ये जहाज है, यहां से आपने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी, वो टकराई, टकरा के वापस आई। तो जैसे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंप्यूटर लगा होता है सोनार में, वो चेक करता है कि कितने समय के बाद ये वेव वापस आई, और वेव की स्पीड भी पता होती है। तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा, फिर उसका आधा करके समुद्र की गहराई नाप लेगा। तो ये इको प्रिंसिपल पे काम करता है, सीधे याद रखना। सोनार का काम क्या है? इको की तरह, जैसे पहाड़ी तक की दूरी निकालते हैं, इसमें समुद्र की गहराई तक निकाल लेंगे जो भी निकालना होगा। ठीक है। तो सोनार के बारे में इसकी फुल फॉर्म याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। स्थितल, किस्कू, शिवम, अनध्या, सुशील, प्रदीप, आतिश, मुस्कान, दीपक कुमार, प्रजापति, सपना,
अग्रहारी, ममता स्वामी, सौरभ पंडित, अंशु, सृष्टि, पूजा जोशी, हकीम, अश्मा, शिवम यादव। बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है। आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 1 बिल्कुल कवर। भाई मैंने सब पहले क्लास में बता रखा है कि क्या चीज कवर होगी क्या नहीं होगी। आप लोग क्यों पूछ रहे हो? आपको सबसे पहली क्लास में नहीं बताया गया क्या कि ये कवर होगा, ये कवर नहीं होगा? आपने बैच किस चीज का लिया है? आपने बैच ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बैच है क्या? ये जो मैंने आपसे बताया था क्या? कभी ऐसा नहीं बताया था। मैंने आपसे बोला था कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का बैच है, नहीं है ये। तो आप सबसे पहली क्लास देख कर आओ, आपके सब सवालों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज लिखेंगे हम, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। तो एक बहुत गलत बात है आप लोगों के, नहीं सबसे पहली क्लास में बताने के बावजूद आप चलती हुई क्लास डिस्टर्ब करते हो। डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। देखो ये बेटा डॉपलर एक साइंटिस्ट का नाम है। सीजीएल मेंस में इससे क्वेश्चन आ रखा है, सीजीएल मेंस में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीएसआई वाले बच्चे भाई साइंस मत पढ़ो, यूपीएसआई में साइंस कुछ नहीं आती खास, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया। यूपीएसआई वाले बच्चे मूल विधि वगैरह सब पढ़ो, और क्या कवर होगा क्या नहीं सबसे पहली क्लास देख कर आओ। इस क्लास में मत लिखो कमेंट। देखो ध्वनि का जो डॉपलर प्रभाव है, इससे सीजीएल मेंस में एक बार क्वेश्चन आया कि पता कितना फालतू क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ये नहीं पूछ रहा कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड हमें क्या बताता है, नहीं, पता क्या पूछ रहे बाबूजी कि ये इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है किस साल बताया गया। ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट दिया गया 1842 में, डॉपलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसमें अब नॉर्मली पेपर में आता क्या है, तो साल उसने एक बार एक साल पूछ लिया। अब इसे ध्यान सुनना, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा साइड में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे ध्यान से। भाई आपकी क्लास के में बच्चे जो है बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, इतनी बार बताने के बाद भी आप सेम गलतियां करते हो। इससे पहले वाला बैच है 7:45 में, कितना बढ़िया बैच है। बिल्कुल जो बात उनसे पूछो केवल उसी का आंसर देंगे, कोई फालतू कमेंट बाजी नहीं, कुछ नहीं। इतनी एनर्जी बनी रहती है उस क्लास को पढ़ाने में, और मन करता है कि ज्यादा ज्यादा बातें बताई जाए उन्हें। आपकी क्लास में बच्चे क्या है, बस कमेंट बाजी पे ध्यान है उनका, पढ़ने में कम से कम ध्यान है। ये बहुत गलत बात है, टीचर को ऐसा बोलना पड़ रहा है आपके बारे में। देखो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव के लिए आप पहले हल्का सा एक एग्जांपल समझना। मान लो बेटा मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे साथ एक बच्चा यहां पे खड़ा है, मान लो कोई रवि नाम का। मैं इधर को भाग रहा हूं 100 की स्पीड से, और ये मेरे साथ साथ भाग रहा है इधर को 60 की स्पीड से। तो आप सबको पता है अगर मैं इधर को 100 की स्पीड से भाग रहा हूं, सेम डायरेक्शन में 60 की स्पीड से भाग रहा हूं, अगर मैं भागते भागते पूछूं और भाई मेरी स्पीड कितनी है, तो क्या गुरुजी आपकी स्पीड तो 40 है। मैं कहूंगा भाई तू पागल है, मैं तो 100 की स्पीड से भाग रहा हूं। ये कहेगा भले आप 100 से भाग रहे हो, 60 से मैं भी तो भाग रहा हूं, तो 100 में से 60 मैंने कवर कर रही, मुझे तो आपकी स्पीड 40 ही दिख रही है। इसे बेटा हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। ये मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप ट्रेन वाले चैप्टर में। 100 स्पीड मेरी, 60 इसकी, तो स्पीड दिखेगी 40। अगर हम अपोजिट भाग रहे हो, मेरी स्पीड 100 इसकी 60, तो इसे मेरी स्पीड दिखाई देगी 160, क्योंकि हम दोनों के बीच की दूरी बहुत जल्दी कवर हो रही है। मैं भी भाग रहा हूं इधर को, ये भी इधर को ही भाग रहा है, तो इसे हम रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कहते हैं, जो सेम डायरेक्शन में घटते हुए दिखती है और अपोजिट में जुड़ते हुए। तो 100-60 तो सेम डायरेक्शन में 40 स्पीड दिखेगी और अपोजिट में 160 दिखेगी। वैसे कुछ देखो साउंड के साथ होता है। मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां पे बेटा एक गाड़ी के ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है, इस स्पीकर से एक साउंड निकला, मान लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। उससे मान लो कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड निकल रहा है, 500 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये साउंड मेरे कान में पहुंचा, मुझे इसकी एक फ्रीक्वेंसी महसूस हुई, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, ठीक है 500 हर्ट्ज। लेकिन अगर मैं बेटा इस स्पीकर की तरफ को भागना शुरू कर दूं, या ये स्पीकर मेरी तरफ को भागना शुरू कर दे, तो पता क्या होगा, इसकी जो पहले फ्रीक्वेंसी थी ना, मुझे उससे हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड लगेगा। फ्रीक्वेंसी हाई लगने का मतलब है कि इसकी पिच, याद करो पिछली क्लास को, फ्रीक्वेंसी हाई तो उसकी पिच भी मुझे हाई लगेगी, उच्च तारतम्य, यानी कि मुझे पहले से ज्यादा पतली बारीक आवाज लगेगी। अगर मैं कहीं पे खड़े हो गए एक साउंड को सुन रहा हूं, अगर मैं साउंड की तरफ को तेजी से भागने लगूं या साउंड मेरी तरफ को तेजी से भागने लगे, तो जो साउंड मुझे रुके होने पे सुन रहा था, उससे हाई फ्रीक्वेंसी का, उससे पतला, उससे बारीक आवाज लगेगी मुझे।
अगर मैं इससे दूर भागना शुरू कर दूं, या ये स्पीकर ये साउंड मेरे से दूर भागना शुरू कर दे, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी पहले थी बेटा, नजदीक आने पर तो फ्रीक्वेंसी हाई महसूस हो रही थी, यानी कि पहले से हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड महसूस हो रहा था, फ्रीक्वेंसी हाई है तो इनकी पिच भी कैसी लगेगी, हाई, यानी आवाज ज्यादा पतली महसूस होगी। लेकिन बेटा अगर मैं इससे दूर भागना शुरू कर दूं, या ये मेरे से दूर भागना शुरू कर दे, तो साउंड जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो मान लो पहले एक्चुअल में एफ थी, तो मुझे लो फ्रीक्वेंसी का साउंड लगेगा। ये फ्रीक्वेंसी लो का मतलब है मुझे इसकी पिच, इसका तार तो भी लो लगेगा, यानी कि आवाज पहले से मोटी लगेगी। यानी जब कोई साउंड मेरे से दूर भागता है तो जो भी उसकी आवाज थी उससे पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा फ्लैट वॉइस, थोड़ी मोटी सी आवाज महसूस होती है। नजदीक आने पर हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई पिच यानी कि ज्यादा पतली आवाज महसूस होती है। तो अपरेंट चेंज, जो आभासी परिवर्तन हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, रिलेटिव मोशन करने से, सोर्स और लिसनर के नजदीक आने या दूर जाने से जो फ्रीक्वेंसी में आपको आभासी परिवर्तन हो रहा है कि नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी हाई लग रही है, दूर जाने पर लो लग रही है, इसी को हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड कहते हैं। कि अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी 500 थी, उसकी तरफ को भागे तो फ्रीक्वेंसी लग रही है 515, दूर जा रहे तो लग रही है 485। तो नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी हाई, दूर जाने पर लो। कितनी ज्यादा हाई लगेगी या कितनी लो लगेगी वो डिपेंड करेगा कि इनकी स्पीड कितनी है, कितना तेजी से नजदीक आ रहे हैं, कितना तेजी से दूर जा रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है उसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। जैसे इससे क्वेश्चन आया पेपर में, बताना मुझे, अभी मैं लिखाऊंगा डेफिनेशन। ये एग्जाम में कहा उसने, एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रही है, तो उसका जो हॉर्न की जो आवाज है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई महसूस होगी, लो महसूस होगी। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूर जा रही हो तो लो फ्रीक्वेंसी का लगेगी आवाज, पहले के मुकाबले हाई की लगेगी। बिल्कुल कुमार कह रहे हैं वीओडी से कर ले, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमने ही पढ़ाया, सेम ही चीज है। डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है, 1842, बिल्कुल सही है। हाँ, दूर जा रहे हैं तो लो लगेगी। देवव्रत, संगीता, ब्रिजमोहन, मेहता, गरिमा, गुड्डू, जसप्रीत, ओम सिंह, प्रतीक, लवप्रीत, कमल, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा चैप्टर है बेटा, सारी क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, मतलब टीचर बताएगा भाई साहब कौन सा चैप्टर है ये, मतलब ये क्लास में रेगुलर आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है। लिखेंगे डेफिनेशन, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में लिखवा दूंगा। द अपरेंट, लो फ्रीक्वेंसी वालों का ठीक है, द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर and source of sound is called Doppler's effect of sound। हिंदी में लिखेंगे श्रोता यानी कि सुनने वाला, पैर भाई कहां टकरा गया, श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच सापेक्ष गति से आवर्ती में होने वाला आभासी परिवर्तन ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो उससे बेटा पेपर में पूछना चाहिए था ये कि अगर कोई सोर्स जो है, साउंड का जो सोर्स है यानी कि जो स्पीकर वगैरह है और जो लिसनर है सुनने वाला, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए या दूर जाएं, यानी कि रिलेटिव मोशन से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है कि नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी और पिच हाई लग रहे हैं, दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी और पिच लो लग रहे हैं, ये है क्या? ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड किस ईयर में दिया गया? 1842 में। ठीक है।
ओके, अब बेटे चैप्टर के हम धीरे धीरे एंड में चल रहे हैं। जिन बच्चों ने सारी क्लास ली होगी ना साउंड की बिल्कुल टाइम से, मैं अभी आपको मैक्सिमम 1 मिनट में सारे क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा। देखो, अगर कोई आपसे पूछे, पिछली क्लास और आज की क्लास जोड़ के पूछ रहा हूं, कोई आपसे पूछे, आपको बस केवल सुनना है कि हम कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। सबको याद होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक अपसर्वे, 20,000 से ऊपर वाली होती है अल्ट्रासोनिक परासर्वे। कोई आपसे पूछे कि पिच किस पर डिपेंड करती है, आवाज का पतलापन या मोटापन, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच भी हाई होगी, लड़कियों की पिच जो होती है, आवाज होती है वो हाई पिच में आती है। फ्रीक्वेंसी लो, पिच भी लो, लड़कों की जो आवाज है वो लो पिच में आती है। लाउडनेस यानी कि वॉल्यूम, हेलो हेलो, जो लाउडनेस है इसे किस में नापते हैं हम, डेसिबल में। ये किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर मिसाइल की स्पीड साउंड से ज्यादा है वो सुपरसोनिक कहलाएगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा क्लास में, इको सुनने के लिए दीवार से दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। किसी आवाज का प्रभाव कान के पर्दे पे 0.1 सेकंड तक रहता है। सोनार सिस्टम का काम है पानी के अंदर की चीजों की लोकेशन बताना। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ध्वनि का डोपलर प्रभाव क्या कहता है कि नजदीक आने पर स्पीकर के या दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी में चेंज लगेगा, नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी हाई, दूर जाने पर लो लगेगा। ये हमने क्या पढ़ा, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड 1842 में दिया गया। इससे पहले हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि साउंड कौन सी वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। साउंड सॉलिड में तेज चलती है, लिक्विड में धीरे, गैस में सबसे धीरे चलती है, वैक्यूम में चली नहीं सकती। ये बातें तो पढ़ाई है आपको हमने, लेकिन पढ़ने से होगा, क्लास में आने से होगा। यानी कि पढ़ना तो है नहीं, क्वेरी पूरी, ये पेपर कवर हो जाएगा क्या, मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मॉक टेस्ट कैसे दूं, ये फालतू की क्वेरी करने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक। जो क्लास में आएगा उसी का ही होगा, ठीक है। एक और आ गया, लाइव है क्या, बस ये समस्या है। 10 बजे आके, भाई अगर ये क्लास लाइव है नहीं है तो मैं क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, हैं 10 बजे आके पूछ रहा है कि लाइव है क्या क्लास। चलो अब देखो चैप्टर के बिल्कुल हम एंड में चलेंगे। अब मैं कुछ नोट्स आपको लिखवाऊंगा, ये डायरेक्ट नोट 1 2 3 करके, बेटा सारे के सारे इंपोर्टेंट है। अगर मैं सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछूं, बेटा 2 साउंड हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी का, एक हाई फ्रीक्वेंसी का, एक निम्न आवृत्ति का, एक उच्च आवृत्ति का। तो 2 साउंड अगर मेरे पास में है, इनमें से कौन सा साउंड ज्यादा तेज स्पीड से भागेगा, लो फ्रीक्वेंसी वाला कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला? आपको क्या लगता है कि जिस साउंड की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड की स्पीड ज्यादा होगी? देखो बेटा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी लो हो हाई हो, साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। आपको सोचो, एक मान लो गिटार की आवाज है, एक ढोलक की आवाज है, एक पियानो की आवाज है, एक झुनझुने की आवाज है, एक बाजे की आवाज है। आप एक म्यूजिकल प्रोग्राम में गए, वहां 20 प्रकार के 50 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, ढोलक भी, बाजा भी, पियानो भी, गिटार भी, ये भी, वो भी, बहुत सारे हैं। जब ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजेंगे, सबकी आवाज तो अलग अलग है, कोई आवाज पतली, किसी की मोटी, कोई लो फ्रीक्वेंसी का, कोई हाई का, लेकिन सबकी आवाज एक साथ आपके कान के पर्दे पहुंचती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 20 लोग, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, तो आपके कान में पियानो की आवाज पहले पहुंचे और ढोलक की बाद में आए। हम म्यूजिक को एंजॉय इसलिए कर पा रहे हैं कि भले अलग अलग प्रकार की आवाजें हों, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें हों, कोई पतली आवाज, कोई मोटी आवाज, कोई कैसी, पर सब एक ही स्पीड से भागती हैं। तो साउंड की जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। एक ध्यान रखना, साउंड की स्पीड एयर प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती। आप जहां प्लेन एरिया में रह रहे हैं, चाहे वहां पे बातचीत करो अपने दोस्त से, चाहे ऊंचे पहाड़ों पे करो जहां पर प्रेशर कम है, बिल्कुल वैसे ही बातचीत करते हो जैसे पहाड़ों पे आप वैसी बात करोगे जैसे प्लेन एरिया में करते हो। पहाड़ों पे ऐसा नहीं कि जल्दी आवाज आपके दोस्त के पास पहुंचती है, आराम आराम से पहुंचती है। ध्वनि की चाल पर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं है। तो पहला नोट हमें यही लिखना है, तो लिखेंगे हम, देयर इज नो इफेक्ट, there is no effect of air pressure and frequency on speed of sound। हिंदी में लिखेंगे, ध्वनि की चाल पर वायु दाब और आवृत्ति का
और आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो बेटा याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इनमें। नोट नंबर 2, बेटा साउंड की स्पीड, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक प्रेशर, इनका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब और आवृत्ति का। ध्वनि की चाल किसके बढ़ने से बढ़ती है? एक आपको ध्यान रखना है, साउंड की जो स्पीड है ये बढ़ती है एक तो बेटा टेम्परेचर के बढ़ने से। याद करो मैंने आपसे कहा था कि 0 डिग्री पे साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड और 22 डिग्री पे होती है 343। 0 पे 332, 22 पे 343। साउंड की स्पीड जो है एक टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, एक याद रखना ह्यूमिडिटी आर्द्रता के बढ़ने से। जब मौसम में नमी होती है ना, मॉइस्चर होता है, तो साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। खुद सोचो, साउंड तेज चलता है सॉलिड में, उससे धीरे लिक्विड में, सबसे धीरे गैसों में। यानी अगर गैसें जो हैं, जो हवाएं हैं, अगर उनमें नमी आ जाए, पानी आ जाए, पानी में तो साउंड तेज चलता है। तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, मॉइस्चर होना, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ेगी। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, ये बेटा बहुत काम के नोट हैं ये, अभी क्वेश्चन आएंगे इनसे। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज with increase in temperature and humidity। हिंदी में लिखेंगे, तापमान और आर्द्रता के, तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। और ध्वनि की चाल पर दाब का और आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसके बढ़ने से बढ़ेगी? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के बढ़ने से। ध्वनि की चाल बेटा किसके बढ़ने से घट जाती है? तीसरा नोट है बेटा, ध्वनि की चाल अगर आपको याद हो, मैंने एक दिन बताया था सबसे पहली क्लास में, ध्वनि की चाल घटती है डेंसिटी, घनत्व के बढ़ने से। याद आ रहा है कि एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड ज्यादा, क्यों बताई थी मैंने आपको? मैंने कहा था कि एल्युमिनियम की डेंसिटी कम है इसलिए उसमें स्पीड ज्यादा है। गोल्ड, सोने की डेंसिटी ज्यादा, उसमें कम है। तो डेंसिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। तो थर्ड नोट लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड decreases with increase in density of medium। हिंदी में लिखेंगे, माध्यम के घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। माध्यम का घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। एक लास्ट पॉइंट आप बताएंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। नोट नंबर 4, लास्ट नोट है ये। क्लास मैंने शुरू में बताया था भाई, क्लास 10:15 तक भी चल सकती है। ह्यूमिडिटी होता है, आर्द्रता होता है कि मौसम में नमी, वाटर कंटेंट कितना ज्यादा है। जैसे आजकल जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, आपको पता है कि अगस्त के महीने में अभी खड़े खड़े पसीने आते हैं हमें, कि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। जब हवा में नमी पहले से बहुत ज्यादा होती है ना, तो हमारा पसीना ना भाप बन के उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा नमी है वातावरण में, तो वातावरण और नमी नहीं लेना चाहता। तो कपड़े हमारे सूखते क्यों नहीं बरसात के मौसम में? क्योंकि पहले से नमी बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा पानी है हवा में, वो और ज्यादा नमी लेगी ही नहीं, तो कपड़े 4-4 दिन तक सूखेंगे ही नहीं। तो आर्द्रता का मतलब, ह्यूमिडिटी का मतलब कि नमी, मॉइस्चर ज्यादा होना। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको आज का। हमारे पास 2 तरह की हवाएं होती है, एक होती है ड्राई एयर, सूखी हवाएं, जो अप्रैल मार्च के महीने में होती है, मई के महीने में सूखी हवाएं, ड्राई। एक होती है नमी वाली हवाएं, जिनके अंदर नमी हो, पानी हो, जुलाई अगस्त वाली। तो इनमें ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा घनत्व किसका होता है? ज्यादा डेंस हवाएं कौन सी होती है? ड्राई एयर की मॉइस्ट एयर? ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? आर्द्र वायु की, मॉइस्ट एयर की, या शुष्क वायु की, ड्राई एयर की? ये आपको बताना है। मेरे सारे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, सबके सारे कमेंट दिख रहे हैं। आवाज क्यों गूंजती है? मैंने बताया ना कि आवाज गूंजती है, रिफ्लेक्शन, जो आसपास आपकी दीवारें हैं वो 17 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है,
तो अलग अलग नहीं सुनेंगे, सारी दीवारों से आवाज जो टकरा के वापस आएगी वो इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए गूंजती है। देखो जो बच्चा लिख रहा है जैसे ब्रजमोहन मेहता, ड्राई एयर की बेटा डेंसिटी ध्यान रखना ज्यादा होती है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। नमी वाली जो हवाएं होती है ना, के अंदर मॉइस्चर होता है, वो हल्की होती है, तभी तो बादल सूखी हवाओं के ऊपर क्यों तैर जाते हैं? बादलों की डेंसिटी कम होती है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है। जो बच्चा ज्यादा बता रहा है, खुद सोचो, अभी मैंने कहा आपसे कि घनत्व के बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। अगर आप ये कह रहे हो कि मॉइस्ट एयर यानी कि ह्यूमिड जो एयर है, ह्यूमिडिटी जिनके अंदर है, ह्यूमिड वाली मॉइस्चर जिनके अंदर, अगर आप उनकी डेंसिटी ज्यादा बता रहे हो तो उनमें तो साउंड की स्पीड कम आनी चाहिए। जबकि हमने पीछे क्या लिखवाया कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल इसलिए ही बढ़ती है क्योंकि जो आर्द्र वायु हैं, जो मॉइस्ट एयर हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का उल्टा प्रभाव होता है, डेंसिटी बढ़ने पर स्पीड घटती है, घटने पर बढ़ेगी। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस, मॉइस्ट एयर is less dense than dry air, than dry air। हिंदी में लिखेंगे, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती हैं, कम घनत्व वाली होती हैं। ठीक है, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती हैं। मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। ठीक है, तो नोट नंबर 1 हमने क्या बोला, हमने अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं पीडीएफ से कि प्रेशर का और फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। एक मैंने क्या बोला, घनत्व के बढ़ने से घटेगी, और बोला कि आर्द्र वायु की डेंसिटी कम होती है। अब आपका टेस्ट शुरू, जितना बताना था बता चुके हम, अब गोली के रफ्तार से आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले करो क्वेश्चन नंबर 19। देखो, तापमान में वृद्धि के साथ गैसों में ध्वनि की चाल, टेम्परेचर के बढ़ने पे साउंड की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। आंसर क्या बनेगा? 19वें का बी। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन कहाँ चले गए भाई? इस वाले सेट में होंगे शायद वो, अभी तो देखे थे, कहाँ गए? हाँ, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन का नंबर भी लिखना, अंशु यादव, सम्यक त्रिपुरारी, राम, अलीशा, संजना, दया, शिव प्रताप, शिवांगी, अंशु, कीर्ति, शिवम यादव, नेहा यादव, आदित्य, सृष्टि, अंशु यादव, सायना, दीपक कुमार, बग्गा देवदास, हेमंत झा, सुमित कुमार। करते रहो। क्वेश्चन नंबर लिखना था भाई, रोशनी प्रिया सॉरी, आलोक त्रिवारी। करो भाई। कह रहा है कि ध्वनि उच्च वेग से गति करती है यदि प्रेशर ऑफ मीडियम डिक्रीज। बेटा प्रेशर का ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने लिखवाया था कि प्रेशर का और फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने में ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से मैंने बताया था कि बढ़ेगी। तो आंसर डी ऑप्शन है, यानी कि पेपर में जल्दीबाजी बस बी देखा, बी पे टिक लगा दिया। भाई ह्यूमिडिटी के बढ़ने से भी बढ़ती है और टेम्परेचर के बढ़ने से भी बढ़ती है, तो आंसर क्या होगा मेरा इसमें? डी ऑप्शन। ठीक है, 29वें का डी। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना। जो बच्चा बी लिख रहा है उससे गलत हो गया भाई। कह रहा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से समझना। इसने करेक्ट नहीं पूछा बेटा, नोट करेक्ट पूछा है। खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग दाब पर डिपेंड नहीं करता, ये बात तो सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, बात भी सही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीज। नहीं, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से भी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बढ़ती है। कह रहा है कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से घटेगी, तो ये गलत है, ये मेरा आंसर है। ध्वनि की चाल पर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एम्पलीट्यूड का भी नहीं पड़ता। बेटा एम्पलीट्यूड के बढ़ने से केवल लाउडनेस बढ़ता है,
बताया था ना, एम्पलीट्यूड किस, लाउडनेस जो है ध्वनि की प्रबलता, वॉल्यूम, उसमें फर्क पड़ेगा, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो सी ऑप्शन गलत दिया इसने, तो इसलिए सी को मैंने आंसर मान लिया। ये कह रहा है कि आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल कम होती है, नहीं, आर्द्रता बढ़ने से ही बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ने से ही बढ़ती है, प्रेशर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। कल की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे करेंगे। ठीक है, और फिर जिस बैच में 40 प्लस क्लासेस हो गई हैं, वो बैच बेटा हमारा खत्म हो जाएगा। एक दो बैच तो खैर बिल्कुल नए हैं, लेकिन जिनमें 40 प्लस क्लास हो गई हैं उनकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे हम 1.25 घंटे के आसपास की क्लास लेकर कि कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म करें, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में। हर्ष गुप्ता जी लगातार हमें आंसर दे रहे हैं, अंकुश चौधरी, रवि, दीपिका, शालिनी, ओम प्रकाश, दया, अंकित, सुशील कुमार, अक्षय, प्रिंस। ओके बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, गुड नाइट। इंडिया, एक बच्चे का नाम है इंडिया, बड़ा सुंदर नाम रखा हुआ है घर वालों ने, प्रिंस। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में नहीं आते हैं क्या सर? बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन सारे हम तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिखा रहे हैं भाई आपको। ठीक है, बाय, थैंक यू।